बहुत समय पहले की बात है। रामपुर नामक गांव में प्रीति और काजल दो बहुएं रहती थी। काजल बहुत ही ज्यादा सुंदर थी। उसका रंग दूध की तरह सफेद, बाल काले घने लंबे और नीली नीली आंखें। काजल को अपनी सुंदरता पर बहुत ही ज्यादा घमंड था, क्योंकि ससुराल में उसे बहुत ज्यादा प्यार मिलता था। और वहीं दूसरी तरफ प्रीति, वह काजल से कम सुंदर थी। उसका रंग सांवला था, चेहरे पर थोड़े थोड़े निशान और बाल भी ज्यादा सुंदर नहीं थे, जिसकी वजह से प्रीति को अपने ससुराल में बहुत खरी खोटी सुननी पड़ती थी। प्रीति छोटी बहू थी, फिर भी वह घर का सारा काम करती थी और काजल महारानी की तरह घर में आराम करती थी। एक दिन प्रीति किचन में नाश्ता बना रही थी, तभी काजल और प्रीति की सास सुषमा देवी किचन में आती है और प्रीति से कहती है, सुन काली कलूटी, आज घर में कुछ मेहमान आ रहे हैं काव्या को देखने के लिए, इसलिए घर को अच्छी तरह चमका देना और उसके बाद 5 तरह के पकवान भी बना देना। और ये सब काम खत्म करने के बाद तू अपने रूम में चले जाना, और जब तक मेहमान घर में रहें बाहर आने की तुझे कोई जरूरत नहीं है, समझ आ रही है? बस मेहमानों के सामने तो मेरी गोरी चिट्टी काजल बहू ही आएगी, तो काली कलूटी नहीं। मेरी तो किस्मत ही मारी गई थी, जो दहेज के लालच में आकर अपने बेटे की जिंदगी खराब कर दी, मेरे घर में आकर अंधेरा कर दिया, अंधेरा। मनहूस। अपनी सास की यह खरी खोटी बातें सुनकर प्रीति को बहुत दुख होता है और उनके जाने के बाद प्रीति रोते हुए घर का सारा काम करती है, घर को पूरी तरह चमका देती है। उसके बाद 5 तरह के पकवान बनाती है और सारा काम खत्म करने के बाद बेचारी अपने रूम में बंद हो जाती है। और जब काव्या को देखने के लिए लड़के वाले आ जाते हैं तो काजल सज धज कर खूब सारा मेकअप कर उनके सामने आ जाती है। काव्या की होने वाली सास सावित्री सुषमा देवी से कहती है, अरे वाह सुषमा देवी, तुम्हारे तो भाग्य ही खुल गए, खाना भी इतना ज्यादा स्वादिष्ट है और तुम्हारी बहू दिखने में भी इतनी ज्यादा सुंदर है, साक्षात लक्ष्मी लेकर आई हो। काजल बहू, तुमने खाना बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट बनाया है, अपनी ननद को भी सिखा देना, हमें ऐसा खाना रोज खाने के लिए मिलेगा। इस तरह से सब आपस में बातें कर रहे थे और बेचारी प्रीति अपने रूम में से सबको देख रही थी कि किस तरह से सब एक साथ हंसी खुशी बैठे हैं, आपस में बातें कर रहे हैं और वह अपने काले रंग की वजह से अपने रूम में बंद है। तभी प्रीति की नजर एक सांप के ऊपर जाती है, जो टेबल के नीचे से निकलकर सुषमा देवी के पास जा रहा था। प्रीति से यह सब देखा नहीं गया और वह सुषमा देवी को बचाने के लिए बाहर आ जाती है। मम्मी जी, यहाँ पर एक जहरीला सांप है, मैंने अभी अपने रूम में से देखा था, वह आपको डसने वाला था, मम्मी जी हटिए यहाँ से। प्रीति ऐसा कह रही थी और सभी मेहमान सुषमा देवी, काजल, काव्या सभी प्रीति की तरफ देख रहे थे। तभी सावित्री सुषमा देवी से कहती है, अरे बहन जी, यह काली कलूटी बदसूरत लड़की कौन है? क्या आपकी छोटी बहू है? आपने हमें इससे नहीं मिलाया, आप तो बहुत ही झूठी और बहुत ही धोखेबाज है। आपकी एक और बहू है, वो भी इतनी काली कलूटी और बदसूरत। देखो सुषमा बहन जी, मैं आपको पहले ही बता देती हूँ, जिस घर में काले लोग काली बहू होती हैं, मैं उस घर में अपनी बेटी की शादी बिल्कुल नहीं कराऊंगी। मुझे काले और बदसूरत लोग बिल्कुल पसंद नहीं है, उनसे पूरे घर में मनहूसियत लगती है, इसलिए मैं अपनी बेटी की शादी आपकी बेटी काव्या से नहीं कराऊंगी। चलो सुमित बेटा यहाँ से। सावित्री बहन, मैं इस काली कलूटी बदसूरत को इसलिए आपसे नहीं मिला रही थी, मेरी मजबूरी समझो, मेरा दिल बहुत ही नर्म है और मैं बहुत ही दयालु हूँ। बेचारी की कहीं शादी नहीं हो रही थी, जो भी कोई आता इसे दुत्कार कर चला जाता, मुझसे सब ये देखा नहीं गया, इसलिए मैंने अपने छोटे बेटे की शादी इस बदसूरत लड़की से करा दी। देखो बहन जी, इस सब में मेरी बेटी की तो कोई गलती नहीं है, आप इस रिश्ते से इनकार मत कीजिए। नहीं नहीं बहन जी, अब कुछ नहीं हो सकता। ऐसा कहकर सावित्री अपने बेटे को लेकर वहाँ से चली जाती है। मेहमानों के जाते ही सुषमा देवी को प्रीति के ऊपर बहुत गुस्सा आता है और वह उसकी बहुत पिटाई करती है और आग में घी डालने का काम काजल करती है। वह अपनी सास को बहुत चढ़ाती है। देखो मम्मी जी, इस काली कलूटी ने आज आपकी नाक कटा दी, इससे 2 मिनट अपने रूम में बंद नहीं रहा गया और बाहर आ गई, और देखो तो क्या कह रही है कि इस घर में सांप था और आपको डसने वाला था। जितनी काली बदसूरत ऊपर से है, इतनी काली और बदसूरत इसका दिल है। ये नहीं चाहती कि काव्या की शादी अच्छे घराने में हो जाए। नहीं नहीं काजल भाभी, आप गलत समझ रही हैं, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं चाहती। मम्मी जी, आप मेरा यकीन कीजिए, मैंने सच में सांप देखा था।
कल मोही, आज जो तूने ये हरकत की है ना, उसकी सजा तो तुझे अच्छी तरह मिलेगी। आज आजाने दे मेरे बेटे को। तुझे इस घर से बाहर नहीं निकलवा दिया तो मेरा नाम भी सुषमा देवी नहीं। ऐसा कहकर सुषमा देवी प्रीति को धमकी देती है और शाम हो जाने के बाद जब अमित काम करके वापस आता है तो सुषमा देवी उसे सब बताती है कि प्रीति की वजह से किस तरह काव्या का रिश्ता होते होते टूट गया। तभी अमित बहुत गुस्से में कहता है, मम्मी, मैंने तो आपसे पहले ही कहा था मैं इसे शादी नहीं करूंगा, लेकिन आपकी आंखों पर तो दहेज की पट्टी बंधी थी ना। आज इसकी वजह से मेरी बहन का रिश्ता नहीं हुआ। अब मैं इसे और एक पल बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं इसे डाइवोर्स दे रहा हूँ। तभी प्रीति रोते हुए अमित के पैरों में पड़ जाती है और उसके सामने बहुत गिड़गिड़ाती है। देखिए जी, आप मेरे साथ ऐसा मत कीजिए, मुझे इतनी बड़ी सजा मत दीजिए। अगर आप मुझे डाइवोर्स दे देंगे तो मैं कहाँ जाऊंगी? मेरे माता पिता ने मेरी शादी करने के लिए घर तक बेच दिया, उनके पास कुछ नहीं बचा, और अब आप मुझे डाइवोर्स दे देंगे तो उन्हें कितना दुख होगा। वे ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। कृपया करके मुझे डाइवोर्स मत दीजिए, आप मुझे कोई और सजा दे दीजिए, लेकिन मुझे इस घर से बाहर मत निकालिए। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, आपके पैर पड़ती हूँ। इस तरह बेचारी प्रीति अपने पति के सामने बहुत गिड़गिड़ाती है, लेकिन अमित उसकी एक नहीं सुनता और डाइवोर्स पेपर पर साइन कर प्रीति के मुंह पर फेंक देता है। पास में खड़ी काजल यह सब देखकर बहुत खुश हो रही थी। प्रीति रोते हुए अपने ससुराल से बाहर निकल जाती है। उसे बहुत बड़ा सदमा लगा था। वह अपने मायके भी नहीं जाती। जंगल में एक तालाब के किनारे बैठकर बहुत रोती है। हे ऊपर वाले, अगर मैं काली हूँ, बदसूरत हूँ, तो इसमें मेरी क्या गलती? बचपन से लेकर यही ताने सुनते सुनते बड़ी हुई, काली कलूटी बदसूरत। और जब कहीं मेरी शादी नहीं हो रही तो मेरे पापा ने दहेज का लालच देकर जबरदस्ती मेरी शादी कर दी, और आज देखो उन्होंने भी मुझे घर से बेघर कर दिया। जब मम्मी पापा को इस बारे में पता चलेगा कि मैं हमेशा हमेशा के लिए घर आ गई तो वह ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। अब तो मेरा भी आत्मविश्वास पूरी तरह से टूट गया। अब मैं और जीना नहीं चाहती। जब मुझे मेरे पति ने छोड़ दिया तो अब मैं इस दुनिया में रहकर क्या करूं? मैं जिंदा नहीं रहना चाहती, मैं मरना चाहती हूँ, मरना चाहती हूँ। ऐसा सोचकर प्रीति तालाब में अपनी जान देने के लिए कूद जाती है, और जैसे ही प्रीति को होश आता है तो वह देखती है कि एक बहुत सुंदर जल परी उसके सामने है। यह सब देखकर प्रीति चौंक जाती है। तभी प्रीति जल परी से कहती है, मैं तो अपनी जान देने के लिए इस तालाब में कूद गई थी, फिर मैं कैसे बच गई? क्या आपने मुझे बचाया? आपने मुझे क्यों बचाया? मुझे मरने क्यों नहीं दिया? मुझ जैसी काली कलूटी बदसूरत लड़की को कोई पसंद नहीं करता। मेरी वजह से हर कहीं मनहूसियत फैल जाती है। मेरा काला साया किसी को सुख शांति नहीं पहुंचाता, इसलिए अच्छा है कि मैं मर ही जाती। आपने मुझे क्यों बचाया? प्रीति, इंसान की सुंदरता उसके चेहरे से नहीं होती, उसके दिल से होती है, और कोई भी इंसान मनहूस नहीं होता। यह जिंदगी तुम्हारी है और किसी की वजह से तुम इस जिंदगी को खत्म क्यों करना चाहती हो? अगर तुम्हारे ससुराल वालों को तुम्हारी कदर नहीं है तो उसमें उनकी गलती है, तुम्हारी नहीं। मुझे अपनी दिव्य शक्तियों से तुम्हारे बारे में सब पता चल गया कि तुम किस तरह दिन रात अपनी सास की सेवा करती थी, अपने पति की सेवा करती थी। पूरे घर को तुमने किस तरह बांध के रखा था। तुम्हें अपनी जान देने की कोई जरूरत नहीं है। यह तालाब कोई मामूली तालाब नहीं है, यह जादुई मेकअप किट का तालाब है। तुम इस जादुई मेकअप किट के तालाब से एक जादुई मेकअप किट लेकर अपना एक अच्छा सा मेकअप करो, उसके बाद देखना कि तुम कितनी ज्यादा सुंदर हो जाओगी। जल परी की बातें सुनकर प्रीति खुश हो जाती है और जादुई मेकअप किट लेकर अपना बहुत अच्छा मेकअप करती है। उसके बाद प्रीति खुद को देखती है तो पहचान नहीं पाती, क्योंकि वह बहुत ही ज्यादा सुंदर हो जाती है। तभी प्रीति जल परी से कहती है, जल परी जी, क्या मैं आपके साथ यहाँ रह सकती हूँ? हाँ हाँ प्रीति, जब तक तुम चाहो यहाँ रह सकती हो। इस तरह प्रीति जादुई मेकअप किट के तालाब में जल परी के साथ तालाब के अंदर रहने लगती है। ऐसे ही समय बीत रहा था। वहीं दूसरी तरफ सुषमा देवी को प्रीति की कमी महसूस होने लगी थी, क्योंकि वह काजल से जिस भी काम को कहती, काजल उसी काम करने के लिए मना कर देती। अरे काजल बहू, काव्या बेटी की तो शादी हो गई, जब तक वह थी तो उसने मेरा काम कर दिया। अब मेरी बूढ़ी हड्डियों में इतनी ताकत नहीं कि मैं खुद से खाना बनाकर खा लूं। कृपया करके मेरे लिए खाना बना दो। 2 दिन हो गए मैंने कुछ नहीं खाया।
सुन बुढ़िया, मैं तेरे लिए खाना बनाने के लिए इस घर में नहीं रह रही। अगर मैं किचन में जाऊंगी, खाना बनाऊंगी तो मेरी सुंदरता कम नहीं हो जाएगी। कल ही मैंने फेशियल कराया है और मैंने बाहर से खाना मंगाकर खा लिया। और अगर मैं तेरे लिए खाना मंगाऊंगी तो मेरे पास इतने पैसे नहीं है। जैसा भी रूखा सूखा रखा है उसे खाकर अपने पेट भर ले। मेरी प्रीति बहू कितनी अच्छी थी, उसका दिल सोने का था। हीरे जैसी बहू को मैंने धक्के मारकर अपने घर से बाहर निकाल दिया, अपने पैरों पर खुद कुल्हाड़ी मारी। मेरी कितनी सेवा करती थी। और ये काजल बहू, इसे मैंने कितना लाड प्यार दिया, इससे घर का कोई काम नहीं करवाया, हमेशा प्यार ही प्यार दिया। और देखो, यह मुझे एक समय का खाना भी नहीं दे रही। आज मुझे समझ आ रहा है कि इंसान की सुंदरता ही सब कुछ नहीं होती, उसका दिल भी सुंदर होना चाहिए, जैसा मेरी प्रीति बहू का था। इस तरह से सुषमा देवी को अपने किए पर बहुत पछतावा होता है। और वहीं दूसरी तरफ प्रीति जल परी के साथ रह रही थी। तभी प्रीति तालाब के अंदर देखती है कि उसकी सास की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है और उसके आसपास भी कोई नहीं है। तभी प्रीति जल परी से कहती है, जल परी जी, मैं अपने ससुराल जाना चाहती हूँ। मैंने अभी देखा कि मम्मी जी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है और उनके आसपास भी कोई नहीं है। मुझे अभी उनके पास जाना चाहिए, उन्हें मेरी जरूरत है। इस तरह प्रीति तुरंत अपने ससुराल पहुंच जाती है और वहां जाकर सुषमा देवी की बहुत ज्यादा सेवा करती है। और कुछ ही दिनों में सुषमा देवी बिल्कुल ठीक हो जाती है। तभी वह प्रीति से माफी मांगती है। प्रीति बहू, मुझे माफ कर दो। यह मत सोचना कि अब तुम सुंदर हो गई तो मैं अब तुमसे प्यार करने लगी। तुम्हारे जाने के बाद ही मुझे एहसास हो गया कि इंसान की सुंदरता ही सब कुछ नहीं होती। मैंने तुम्हारे साथ जो भी कुछ किया उसका मुझे बहुत पछतावा है। हो सके तो मुझे माफ कर दो। जैसे ही मेरा बेटा शहर से वापस आएगा, मैं अमित की तुम्हारे साथ दोबारा से शादी बहुत धूमधाम से करवाना चाहती हूँ। अब मैं तुम्हें अपनी बेटी बनाकर रखना चाहती हूँ। प्रीति बहू, मुझे माफ कर दो। प्रीति अपनी सास को माफ कर देती है और जैसे ही अमित शहर से वापस आता है तो सुषमा देवी अमित की शादी प्रीति के साथ बहुत धूमधाम से करवाती है और उसे अपनी बेटी बनाकर रखती है। इस तरह प्रीति अपने ससुराल में जादुई मेकअप किट के तलब की वजह से एक हंसी खुशी जीवन बिताती है। बहुत समय पहले की बात है। आरोही अपने माता पिता के साथ खुशी खुशी दिल्ली शहर में रहा करती थी। गर्मियों की छुट्टी थी, इसलिए आरोही अपने माता पिता के साथ गांव घूमने अपने चाचा चाची के घर रामपुर जा रही थी। आरोही बहुत ज्यादा खुश थी और पूरे रास्ते अपने माता पिता से बातें कर रही थी। मम्मी पापा, कितने दिन बाद हम गांव घूमने जा रहे हैं। मैं तो वहाँ जाकर बहुत एंजॉय करूँगी। भाग जाऊंगी, वहाँ पर आम खाऊंगी, लीची खाऊंगी, सुबह सवेरे उठूंगी, चिड़ियों की आवाज सुनूंगी, अच्छा अच्छा मौसम देखूंगी। गांव में कितना ज्यादा मजा आता है। थोड़े से दिन कब बीत जाते हैं पता ही नहीं चलता। हाँ आरोही बेटा, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। गांव में बहुत ज्यादा मजा आता है और तुम वहाँ जाकर बहुत एंजॉय करना। तुम खुश तो हम भी खुश। तुम्हारी खुशी के लिए ही तो गांव जा रहे हैं, वरना तुम तो जानती हो तुम्हारे पापा को बिल्कुल भी टाइम नहीं था। इस तरह हंसी खुशी पूरा परिवार गांव की ओर बढ़ रहा था। लेकिन किसको क्या पता था कि आगे उनके साथ क्या होने वाला है, क्या दुर्घटना घटने वाली है। इस हंसते खेलते परिवार को किसकी नजर लगने वाली है। कुछ ही समय बाद एक हादसा होता है। जिस कार में आरोही जा रही थी अपने माता पिता के साथ, उस कार का एक्सीडेंट हो जाता है और उस एक्सीडेंट में आरोही के माता पिता की तुरंत ही मृत्यु हो जाती है। आरोही को कुछ चोटें आती हैं और जब इस बात की खबर आरोही के चाचा किशोर दास को लगती है तो वह तुरंत हादसे वाली जगह पर पहुंचते हैं और आरोही को दिलासा देते हैं। आरोही का रो रो कर बुरा हाल था। चाचा जी, ये हमारी खुशियों को किसकी नजर लग गई? अभी थोड़ी देर पहले हम कितने ज्यादा खुश थे। मम्मी पापा मुझसे बातें कर रहे थे, लेकिन अचानक ये हादसा हो गया और मम्मी पापा मुझे हमेशा हमेशा के लिए छोड़ के चले गए। अब मैं क्या करूँगी, किसके सहारे रहूँगी? चाचा जी, ये क्या हो गया? ऐसा नहीं होना चाहिए था। काश मैं भी मम्मी पापा के साथ उनके साथ चली जाती तो अच्छा रहता। अब मैं मम्मी पापा के बिना कैसे रहूंगी? आरोही बेटा, मैं तुम्हारे मम्मी पापा की कमी तो पूरी नहीं कर सकता, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूंगा कि तुम्हें कोई परेशानी ना हो। आज से तुम हमारे साथ हमारे घर में रहोगी, ठीक है बेटा?
इस तरह आरोही के चाचा आरोही को दिलासा देते हैं, लेकिन दूर खड़ी आरोही की चाची महिमा वह आग बबूला हो रही थी। कुछ समय बाद आरोही के माता पिता का दाह संस्कार हो जाता है। घर जाने के बाद महिमा अपने पति से कहती है, देखो जी, आपने इस मनहूस की जिम्मेदारी उठाने का फैसला तो कर लिया है, लेकिन मैं आपसे पहले ही कह देती हूँ कि अगर ये हमारे साथ रहेगी हमारे घर में, तो जैसा मैं कहूँगी वैसा ही करना पड़ेगा, वरना इस मनहूस का हमारे घर में कोई ठिकाना नहीं है। कह दीजिए चली जाएगी शहर और वहीं रह लेगी। हमने कोई ठेका नहीं लिया इस अनाथ का पालन पोषण करने का। हमारे भी अपने बच्चे हैं, उनका भी पालन पोषण करना है, पैसे पेड़ पे तो नहीं लग रहे हैं। अरे भाग्यवान, तू कैसी बातें कर रही है? अभी तो बेचारी ने अपने माता पिता को खोया है और तू कैसी बातें कर रही है? इस मनहूस को आए भी 1 घंटा नहीं हुआ और अभी से आपने इस मनहूस की साइड लेनी शुरू कर दी। मुझे सब दिखाई दे रहा है कि आपको तो बस अपनी भतीजी ही प्यारी है। देखो जी, मैं आपसे एक बार फिर कह रही हूँ, अगर आपने इसकी साइड ली और मेरे काम में दखल अंदाजी की तो मैं अपने बच्चों को लेकर मई के चली जाऊंगी और कभी वापस नहीं आऊंगी। चाहे कितना भी बुलाते रहना, मेरे पैर भी पड़ जाना, लेकिन मैं वापस नहीं आऊंगी। ये मेरी आखिरी वार्निंग है, इसे अच्छी तरह समझ लीजिए। आहिस्ता आहिस्ता चाचा और चाची में झगड़ा बढ़ जाता है। यह देखकर आरोही को बहुत दुख होता है। तभी आरोही अपनी चाची से कहती है, चाची जी, आप चाचा जी से झगड़ा मत कीजिए और आपको कहीं जाने की कोई जरूरत नहीं है। आप जैसा कहेंगी मैं वैसा ही करूंगी। और चाचा जी प्लीज, आप भी मेरी वजह से झगड़ा मत कीजिए। मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा कि मेरी वजह से आप दोनों लड़ रहे हैं। चाची जी, मुझे क्या करना होगा बता दीजिए। अभी भी तो आया और पहाड़ के नीचे। चल जल्दी से घर की सफाई कर और उसके बाद बर्तन भी साफ करने हैं। और हाँ, कपड़े मत भूल जाना, बहुत सारे कपड़े गंदे पड़े हैं, वो भी धुलने हैं। और ये क्या ड्रामा दिखा रही है, आंसू दिखा रही है? मैं तेरे इन आंसू से डरने वाली नहीं हूँ। चल जल्दी से काम पर लग जा और उसके बाद तुझे तेरे हिस्से का खाना मिल जाएगा, मनहूस। बेचारी आरोही अभी वह अपने माता पिता के गम से बाहर भी नहीं निकली थी कि उसे अपनी चाची का अत्याचार सहना भी पड़ता है। आरोही ने आज से पहले कभी काम नहीं किया था। वह तो बस पढ़ाई करती थी और अपने दोस्तों के साथ खेलती थी, कूदती थी, लेकिन माँ पिता की मृत्यु के बाद उसे अब ये सब काम भी करने पड़ते हैं। वह बहुत मुश्किल से घर की सफाई करती है और उसके बाद बर्तन साफ करती है और जैसे ही कपड़े धोने के लिए जाती है तब पानी नहीं होता। तभी वह अपनी चाची के पास जाती है और कहती है, चाची जी, मटके में थोड़ा पानी था, उससे मैंने बर्तन तो साफ कर दिए, लेकिन मुझे और पानी नजर नहीं आ रहा। कपड़े कैसे धोऊं समझ में नहीं आ रहा। हाँ मनहूस, मुझे पता है कि पानी नहीं है और हमारे घर में पानी तुम्हारे घर की तरह नहीं आता, जैसे शहर में टोटी लगी होती है। हमारे यहाँ पर नदी पर जाकर पानी भर के लेकर आना होता है और उससे काम करते हैं और कपड़े हम नदी पर जाकर धोते हैं। इससे सारे गंदे कपड़े उठा, नदी पर जा और उन्हें धो के लेकर आ। और कहीं पर भी दाग धब्बा नहीं होना चाहिए, साफ सुथरे होने चाहिए, समझ रही है ना? तभी तुझे खाने के लिए मिलेगा, वरना सोच ले रोटी का एक निवाला नहीं मिलने वाला। आरोही रोते हुए सभी गंदे कपड़े उठाती है और नदी पर धोने चली जाती है और वहां जाकर बहुत मुश्किलों से उन कपड़ों को धोती है और रोती रहती है। और उसके बाद घर आ जाती है। महिमा अपने पति और अपने बच्चों के साथ खाना खा रही थी और दूर खड़ी आरोही देख रही थी। तभी महिमा का छोटा बेटा राहुल आरोही से कहता है, दीदी दीदी, आप दूर क्यों खड़ी हैं? सुबह से आप बस काम ही कर रही हैं, कुछ खाया भी नहीं है। आ जाइए, हमारे साथ बैठकर खाना खाइए। कोई जरूरत नहीं है इस मनहूस नौकरानी को हमारे पास बुलाने की। जब हम सब खाना खा लेंगे उसके बाद ही हमारे आगे का बचा कुचा खाएगी, यही इसकी औकात है, इससे ज्यादा नहीं। और तू ज्यादा दीदी का चमचा मत बन, आज के बाद मैं तुझे इससे बोलता हुआ ना देख लूं। ऐसा कहकर महिमा अपने बेटे को चुप कर देती है और उसके बाद सभी खाना खाकर चले जाते हैं और बेचारी आरोही उनके आगे का बचा कुचा खाती है और अपने माता पिता को याद कर बहुत रोती है। ऐसे ही रोज रोज आरोही के ऊपर अत्याचार हो रहे थे और हमेशा की तरह आज भी आरोही नदी के पास कपड़े धो रही थी कि तभी महिमा की एक ब्रांडेड साड़ी नदी में बहकर दूर चली जाती है, जिसे देखकर आरोही बहुत ज्यादा रोती है। अरे नहीं नहीं, यह क्या अनर्थ हो गया? चाची जी की ब्रांडेड साड़ी नदी में बहकर दूर चली गई और अगर चाची जी को पता चला तो वह तो मुझे मार मार कर जान से ही मार देंगी। मैं क्या करूं? चाची जी की साड़ी कैसे वापस लेकर आऊं?
ऐसा सोचकर आरोही बहुत रो रही थी और वह दोपहर से शाम तक बैठी रहती है, क्योंकि उसे बहुत अच्छी तरह से पता था कि अगर वह घर जाएगी तो उसकी बहुत ज्यादा पिटाई होगी। लेकिन और वह कर भी क्या सकती थी, उसे घर भी जाना था। आरोही बहुत हिम्मत करती है और घर चली जाती है और अपनी चाची को बता देती है कि कैसे उनकी साड़ी बहकर दूर चली गई। जब वह यह सुनती है तो गुस्से में लाल पीली हो जाती है और आरोही की बहुत ज्यादा पिटाई करती है और उसके बाद उससे कहती है, मनहूस, वह साड़ी मेरी फेवरेट थी और मेरी सबसे ज्यादा महंगी थी। तूने उसे इतनी आसानी से नदी में बहा दिया। जरूर यह तूने जानबूझकर किया है। नहीं चाची जी, मैंने जानबूझकर नहीं किया। मैं तो सभी कपड़े धोकर घर वापस आ रही थी, लेकिन तभी बहुत तेज हवा चली और आपकी साड़ी उड़कर नदी में गिर गई। मैंने उसे निकालने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह बहुत दूर जा चुकी थी। आप मेरी बात का भरोसा कीजिए, मैंने ये सब कुछ जानबूझकर नहीं किया। हाँ, मैं तो जैसे मनहूस को बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ कि ये तूने जानबूझकर ही किया है। मैं कुछ नहीं जानती कि वह साड़ी तू मुझे कैसे लाकर देगी, लेकिन मुझे वह साड़ी जरूर चाहिए। अगर तूने मुझे वह साड़ी लाकर नहीं दी तो सोच लेना कि मैं तेरा क्या हाल करूँगी। इस घर में तो तुझे मैं रहने ही नहीं दूंगी, लेकिन तेरा हाथ पैर भी तोड़ दूंगी और तेरी पूरी शक्ल भी बिगाड़ दूंगी। किसी को मुँह दिखाने के काबिल नहीं बचेगी। इसलिए जा और मेरी साड़ी लेकर आ। चाची जी, रात बहुत हो रही है। जंगल में नदी के पास इतनी रात को जाऊंगी तो अगर कोई खतरनाक जानवर आ गया और उसने मुझे अपना शिकार बना लिया। जानवर तुझे अपना शिकार बनाए या ना बनाए, अगर तू मेरी साड़ी लेकर नहीं आई तो तुझे मैं अपना शिकार जरूर बना दूंगी। इसलिए चुपचाप जा और मेरी साड़ी लेकर आ। आरोही रोते हुए जंगल की ओर जा रही थी और अपने माता पिता को बहुत ज्यादा याद कर रही थी। पिताजी, आप दोनों मुझे अकेले छोड़कर क्यों चले गए? काश उस कार एक्सीडेंट में मैं भी आप लोगों के साथ मर जाती तो कितना अच्छा रहता। कम से कम मुझे आज चाची का इतना अत्याचार तो सहना नहीं पड़ता। उन्होंने मुझे इतने रात को घर से बाहर निकाल दिया। अब मैं उनकी साड़ी कहाँ से लेकर आऊंगी? अगर साड़ी नहीं लेकर आई तो वो मुझे अपने घर में रहने तो देंगी ही नहीं, साथ में पिटाई भी बहुत ज्यादा करेंगी। आज मुझे आप लोगों की बहुत याद आ रही है। इस तरह आरोही रोते हुए नदी तक पहुंच जाती है, लेकिन वहां जाकर आरोही देखती है तो पूरा नजारा बदला हुआ ही होता है, क्योंकि आरोही देखती है कि उसके सामने दो नदी हैं। एक तरफ सोने के मटके बह रहे थे तो दूसरी तरफ चांदी के मटके बह रहे थे, जिसे देखकर आरोही कहती है, अरे यह मैं क्या अद्भुत नजारा देख रही हूँ। मेरे सामने सोने और चांदी के मटके की नदी, लेकिन दोपहर तक तो ऐसा कुछ भी नहीं था। दोपहर तो यहाँ पर सादा पानी बह रहा था, लेकिन अचानक ये सब क्या? आरोही ऐसा कह ही रही थी कि तभी जादू सोने के मटके की नदी से आवाज आती है, यह वह नदी नहीं है जिसके बारे में तुम बात कर रही हो। तुम रास्ता भटक गई हो और तुम यहाँ आ गई। चलो अच्छा ही है कि कोई इंसान यहाँ तो आया। मैं इस जादू सोने के मटके की नदी हूँ और इस सोने के मटके के अंदर एक चुड़ैल है जो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। वह कैद है और जैसे ही वह चुड़ैल आजाद हो जाएगी तो तुम्हें बहुत सारी धन दौलत देगी, इतनी सारी धन दौलत कि तुम्हारी जिंदगी में कभी किसी चीज की कोई कमी नहीं होगी। लेकिन वह चुड़ैल आजाद होकर तबाही भी मचा सकती है, लेकिन वह तुम्हें कुछ नहीं कहेगी। मैं कब से किसी इंसान का इंतजार कर रही थी, लेकिन कोई यहाँ पर आता ही नहीं था। चलो अच्छा है कि जाने अनजाने में तुम यहाँ आ गई। मैं जादू चांदी के मटके की नदी हूँ और जादू चांदी के मटके के अंदर एक बहुत सुंदर परी है जिसे एक चुड़ैल ने कैद किया है। अगर तुम उसे आजाद कर देती हो तो तुम्हें मिलेगा तो कुछ भी नहीं, लेकिन वह परी आजाद हो जाएगी। अब तुम्हारे हाथ में है कि तुम्हें धन दौलत चाहिए या तुम परी को आजाद करना चाहती हो। जादू सोना चांदी के मटके की नदी, मैं धन दौलत का लालच नहीं करूंगी। धन दौलत के लालच में आकर एक खतरनाक चुड़ैल को आजाद नहीं करूंगी, बल्कि मैं एक अच्छी परी को आजाद करूंगी। चाहे इसके बदले मुझे कुछ भी ना मिले, मैं बुरा काम कभी नहीं करूंगी। इसलिए मैं जादू चांदी के मटके की परी को आजाद करना चाहती हूँ। ऐसा कहकर आरोही जादू चांदी के मटके को उठाती है और जादू चांदी के मटके की परी को आजाद कर देती है। जैसे ही परी आजाद होती है तो वह उससे खुश होकर उसे बहुत सारी धन दौलत देती है। बहुत सारे हीरे, सोना, पैसा, इतने सारे धन दौलत
पाकर आरोही बहुत ज्यादा खुश होती है और परी को धन्यवाद कहकर अपनी चाची के घर आ जाती है। इतनी सारी धन दौलत देखकर चाची की आंखें चमक जाती हैं और महिमा आरोही को जोर से थप्पड़ मारकर कहती है, इतना सारा सोना, हीरे, पैसे तुझे कहाँ से मिले? मुझे सच सच बताना। अगर तूने मुझसे झूठ बोलने की कोशिश भी की तो मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। जल्दी बता कि तुझे इतनी सारी धन दौलत कहाँ से मिली, कहाँ से लेकर आई? क्या कहीं तूने चोरी की है? आरोही अपनी चाची को सब सच बता देती है कि उसे जाली सोने और चांदी के मटके की नदी मिली, जहाँ से उसे इतनी सारी धन दौलत मिली है। यह सुनकर महिमा लालच में आ जाती है और वह मन ही मन में सोचती है, ये मनहूस तो हमेशा बेवकूफ की बेवकूफी रहेगी। जब जाली सोने के मटके की नदी कह रही थी कि चुड़ैल को आजाद करने की वजह से इसे इतनी सारी धन दौलत मिलेगी कि पूरी दुनिया में इससे अमीर कोई और नहीं होगा, तो ये क्या बेवकूफ थी जो इसने जाली चांदी के मटके को चुना और उसकी परी को आजाद किया? मैं तो जाली सोने के मटके को चुनती, बेवकूफ। ऐसा सोचकर महिमा भी जल्दी सोने और चांदी के मटके की नदी के पास पहुंच जाती है और वहां जाकर तुरंत जल्दी सोने का मटका उठा लेती है और उसे खोल देती है। और जैसे ही वह उसे खोलती है तो उसके अंदर से बहुत ही ज्यादा खतरनाक चुड़ैल निकलती है और वह चुड़ैल तुरंत ही महिमा को खा लेती है और दोबारा से जल्दी सोने के मटके के अंदर चली जाती है। इस तरह आरोही की चाची को उसके लालच और बुरे कर्मों की सजा मिल जाती है। और वहीं दूसरी तरफ आरोही अपने अच्छे स्वभाव की वजह से इतनी सारी धन दौलत के साथ एक हंसी खुशी जीवन बिताती है।